कल हम लोगों ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने हेयरिंग का काम किया, लोगों को सुना, लगभग 21 मैटर सुने हमने, जिसमें से ऐसा पहली बार हुआ है कि 11 मैटर डायस पे डिसाइड हो गए, जिसमें सेम डे मतलब सेम डे हेयरिंग होकर सेम डे इंसाफ मिलना ये वक्फ बोर्ड में कल हमारे पास पहली बार हुआ है। और हेयरिंग सेक्शन में हमने काफ़ी पारदर्शिता लाने की वजह से दिन ब दिन हमारी ये फिगर में इजाफा होते जा रहा है। और आज हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई, अभी संपन्न हुई। इस मीटिंग में कुछ हमने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जो रेगुलर वर्क है हमारा, स्कीम होगा, चेंज रिपोर्ट होगा या डेवलपमेंट के ताल्लुक से डिस्कशन होगा। ख़ास तौर पे जो हमारा डिस्कशन हुआ कि हमारा हेयरिंग सेक्शन कैसे मजबूत हो सकता है। दूसरा जो लीगल सेक्शन है हमारा, आज लीगल सेक्शन में 3 से 4 लोगों का स्टाफ है। लीगल सेक्शन मायने जो हमारे केसेस चलते हैं, रिवेन्यू कोर्ट जो महाराष्ट्र में जितने भी है, महसूल अधिकारी के सामने जो केसेस चलते हैं हमारे इलीगल खालसा को लेकर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, उसके बाद जो सिविल कोर्ट्स में केसेस चलते हैं, ट्रिब्यूनल में केसेस चलते हैं, हाई कोर्ट में 4 हाई कोर्ट है हमारे पास, 4 हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें सिर्फ हमारे प्रेजेंटेशन की कमी की वजह से हमारे खिलाफ फैसले जा रहे थे, इसलिए हमने उसका बरकटीकरण किया। आज बरकटीकरण मतलब क्या है कि रिटायर्ड जजेस उस सेक्शन के इंचार्ज लेने का तय किया। कल उसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आएगा। जो सिविल कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज अब वो सेक्शन हमारा संभालने वाले हैं, और उनके अंडर में 12 असिस्टेंट, जो हमारा 3 लोगों का था उसको 12 असिस्टेंट करे। हमारे पास इससे पहले जगह की भी कमी थी, लेकिन अभी जगह के लिए नया ऑफिस तो बनेगा जब बनेगा, लेकिन आज की डेट में हमको टेम्पररी रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है। हज हाउस के अंदर कुछ स्पेस हमको मिला है, और उसकी अभी ऑर्डर हुई है कुछ दिन पहले। मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी से हमने मिलकर हमारी परेशानी सुनाई, पंचक्की के अंदर बहुत परेशानी हो रही है, तो उन्होंने हमको कुछ स्पेस यहाँ पर दिया है। तो हमारा जो लीगल सेक्शन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, वो और कुछ उससे रिलेटेड सेक्शंस हमारे पार्शियल हज हाउस में आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने बरकटीकरण करे, स्टाफ भी बढ़ने वाला है, जिसमें रोज़गार भी मिलेगा लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो ये अहम फैसला आज हमने लेने का काम किया है। दूसरी बात, आज के एजेंडे में और एक ख़ास बात थी कि 2025 8 अप्रैल में नया कानून हमारे पास देश में लागू हुआ था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। उसमें रजिस्ट्रेशन के पावर बोर्ड से निकालकर पोर्टल के थ्रू किया था, जो फिजिकल था। तो उसमें हमारे पास लगभग आज की डेट में 1600 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिन्होंने हमारे पास फीस भर के एप्लीकेशन दिया है, लेकिन पोर्टल के अंदर वो प्रोविज़न न होने की वजह से वो 1600 मस्जिदों को रजिस्टर्ड हम नहीं कर पा रहे। लेकिन उसमें आज कुछ 4 एप्लीकेशन हमने आज लिए थे, जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल ने हमको डायरेक्शन दिया था कि उनको सुना जाए और उसमें फैसला किया जाए। तो हमको उम्मीद नज़र आ रही है कि इसी तरीके से वो 1600 के बारे में भी हमारे पास हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का डायरेक्शन आएगा, और इन मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन के लिए हम काम कर पाएंगे। तो आज ये 4 जो रजिस्ट्रेशन के जिनको हम टाइम लिमिट की वजह से नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ों को लेकर हज हाउस में शिफ्टिंग होने का, फर्नीचर वगैरह बनाने का हमारा ये प्लान चल रहा है। दूसरी एक अहम डिसीज़न आज हमारा डिस्कस हुआ कि आज महाराष्ट्र के अंदर कुछ मस्जिदें हमारी टूट रही है, शहीद हो रही है डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, तो बहुत सारे लोग अपने मस्जिद के मामले में अवेयरनेस नहीं है, कौन से कागजात हमारे मस्जिद में होने चाहिए। जब कोई जानकारी के लिए आता है, कोई अधिकारी गवर्नमेंट का पूछने के लिए आता है, तो उसको हमने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको क्या दिखाना चाहिए, यही बेसिक जानकारी हमारे मस्जिदों में काम करने वाली कमेटियों के पास नहीं है। इसलिए हमने उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया आज, पथक। वो पथक हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल करेगा। डिस्ट्रिक्ट में हमारे वक्फ के ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में जाकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन की लिस्ट लेगा। मान के चलो बीड में 1000 इंस्टीट्यूट अगर रजिस्टर्ड है तो पूरी लिस्ट लेगा। हर मस्जिद इदारे में जाएगा, वो इदारे में जाकर उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, और उनके डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ कमी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए उनको हेल्प करेगा, ताकि अभी जो है परेशानी में, ठीक है, वो फेस कर रहे कानूनी तौर पे, बोर्ड के तौर पे। पूना के अंदर भी कुछ मसले आपके सामने आए होंगे।
हमने वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं खुद जाकर वहाँ पर कुछ चीज़ें फेस करके आया और वहाँ पर जितना उसको हम बचा सकते बचाने की हमने कोशिश की। लेकिन ये जो पथक है ये हमारे को बहुत ही रिजल्ट देने वाला काम करने वाला है। हर मस्जिद में खुद से जाएंगे, कमेटी से बात करेंगे, उनकी फाइल देखेंगे, उनके अंदर कागजात की कुछ कमी है तो वो कमी को पूरा करने के लिए पूरा वो उसमें कोऑपरेट करेंगे। और वो कितने लोग डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो नंबर्स है, अभी मराठवाड़े के नंबर्स ज़्यादा है, विदर्भ के कमी है, तो हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसमें ऑडिट के बातें उसके अंदर चेक करेगा, कोई लीगल वाला एडवोकेट रहेगा, ऐसी एक टीम बना रहे। एक 25 जून के मीटिंग में हमने एक प्रेजेंटेशन लेकर बुलाया है एक एजेंसी को। अगर वो एजेंसी का प्रेजेंटेशन हमको मुनासिब लगता है तो तुरंत वो अप्रूव करेंगे। तब तक हम हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस के लोग ये काम जो हमने आज डिस्कस किया उसको संभालेंगे। इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हमने इससे पहले, जब मैं चेयरमैन बना था, हमारी पहली मीटिंग में हमने पंचक्की की गर्दी कम करती थी। लोग यहाँ पर जो एप्लीकेशन इन्वर्ट करते थे उनको डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में जाता ताकि लोगों के काम आसानी से और जल्दी, और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है काम करने की लगभग उस डिसीजन से लेकर अभी तक 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना लोगों के आमद। तो उसमें हमने एक डायरेक्शन दिया था डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसरों को कि 21 दिन में कोई भी एप्लीकेशन है तो वो डिस्पोज करना है उसको। तो वो भी हमने उनका पूरा रिपोर्ट लेकर 25 जून को डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के साथ हमने एक मीटिंग रखी है, जिसमें उनको बताना होगा कि उनके पास से अगर एक भी एप्लीकेशन 21 दिन से ज़्यादा उन्होंने समय लिया है, पहले 2-2, 3-3 साल तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आता था, जब कोई ज़्यादा फॉलोअप होता था या कोई मतलब कमी, हमारे पास कर्मचारी की भी कमी थी पहली, लेकिन वो चीज़ लोगों के साथ हमने जो लिए हुए बोर्ड ने डिसीज़न है वो इम्प्लीमेंट सही हो रहे कि नहीं हो रहे, उसको चेक करने के लिए हमने एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के साथ 25 जून के मीटिंग में एक सीओ साहब को हमने पूरे रिपोर्ट के साथ उनको हाजिर रहने के लिए बोला है। उसके बाद एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमने ये भी किया है कि हमारे पास जो डेस्क है काम करने वाले वो डेस्क के ऊपर पहले सिस्टम था, जो डेस्क पे काम हो रहा है उसी डेस्क में उसका रिकॉर्ड रहता था, तो उसको हमने सेंट्रलाइज किया। आज सारा काम 1 विंडो से वो जाएगा ताकि उसके फाइल में कोई इदारा है, लीगली क्या चेंजेस हुए, उसके मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हुए, उसने कोई डेवलपमेंट की एनओसी लिया था क्या, उनका कोई मुतवल्ली का कमेटी मेंबर की डेथ हुई है क्या, ये सारे एक ही संचिका के अंदर आएगा और एक ही विंडो से एग्जिट होगा और वो सीधा हर एक कागज़ अब हेड ऑफिस से किसी को भी नहीं मिलेगा, वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को जाएगा ताकि वो डिस्ट्रिक्ट को रिकॉर्ड रहे, वो डिस्ट्रिक्ट को पता चले कि हेड ऑफिस से क्या कागज़ इशू हुआ है, हेड ऑफिस ने क्या डिसीजन लिया है कि मेरे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के फलाने इदारे के लिए क्या हुआ है। तो हर कागज़, हर ऑर्डर अब हेड ऑफिस से कोई भी डायरेक्ट नहीं लेगा, वो थ्रू जाएगा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर। ये एक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अहम चेंजेस इसके अंदर किए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को डायरेक्शन दिए है। यहाँ पर हमने 3 वक्फ के ज़मीनें भी खाली करके दी। बोले आपके पिंपले निलक का तकरीबन हमारा 500 करोड़ का प्लॉट खाली करके दिया उन्होंने, वो मुझे परसों पता चला। आप जाकर देखो, बोले डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को बोलो उधर कंपाउंड करो बोल के। हमारी यहाँ पर मुहिम चालू है बोले, और हम यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे। 2 मस्जिद शहीद हुई तो 2 मंदिर भी शहीद हुए बोले। इलीगल कंस्ट्रक्शन देखिए अपने अपने कानून के प्रोविजंस है और हमारे इदारों को और हमको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, कानून को फॉलो करना है, लेकिन जो पुराने कंस्ट्रक्शंस हैं मसाजिद और मंदिर जो है तो ऐसे भी हैं जो 300 साल और 400 साल पुराने हैं, उनके पास में तो आपको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगी, तो क्या वो उसको इलीगल ट्रीट करके तो कल उन्होंने रोके 6 मस्जिदों को उन्होंने रोक दिए, उसमें 6 ऐसे थे तो वो चीज़ उन्होंने रोक दिए। इसके लिए आपको कुछ ठोस कदम उठा के देखो हमने देखो हम जो है बीमारी को लेकर रोकर नहीं बैठ सकते, हमको उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। और हमारी नज़र में वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी में जो आता है, हमारे जो अधिकार है, हमने पथक बनाया, वो खुद जाने वाला है कि डॉक्यूमेंटेशन उसको बनाने के लिए हेल्प करने वाला है। चेयरमैन साहब, यहाँ ये बात होगी कि अगर मस्जिद, ठीक है, मंदिर मस्जिद की बात हो, अगर आप वर्शिप की जगह डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अगर वक्त वहाँ जाके ये बताता है कि भाई ये हमारी पोजीशन में है और हमारे पास से इसकी परमिशन फुल है, हाँ, कि रजिस्टर्ड है, तो फिर आप लोग वैसा नहीं साहब, देखो आप समझे नहीं, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रहना अलग है। मेरे पास अगर कोई चीज़ रजिस्टर्ड है, इसका मतलब क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर सकता है क्या? देखो जो खदीमी मस्जिद है, जिसके पास गैजेट में नोंद है, वो मस्जिद को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हो। मैं जो जाकर देख कर आया हूँ मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, फिर आपके पास लेकिन- अगर रजिस्टर करते हो तो परमिशन के साथ रजिस्टर करके लेनी होगी। नहीं नहीं करने आप रजिस्टर इन कंपेरिजन टू हिंदू टेम्पल्स मस्जिदों की संख्या तो बहुत कम है। वो पिछले बार संजय आमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हिंदू मंदिरों को बचाने के लिए एजुकेशन करने की बात कही थी। देखिए ये सवाल का देखो, ये जो सवाल है आप जिनको पूछ रहे हैं, ये सुपरविजन अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड की। हमारे पास जितने भी रिलीजियस मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उनका रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना है और उनकी देखभाल करना है, वो मैनेजमेंट सही कर रही है कि नहीं मुतवल्ली। अब ये सवाल आपने गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। नहीं सर, इसके अंदर एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे ये लोग बिल्डिंग परमिशन मांग रहे हैं, हाँ। अगर इलीगल है तो उसको डिमोलिश कर रहे हैं। इनके पास गुंठेवारी कानून है जो 2020 से पहले के जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको रेगुलराइज कर रहे हैं। तो क्या गुंठेवारी कानून के तहत आप मसाजिद जिनके पास में नहीं है उनको रेगुलराइज कर पथक वही तो काम करेगा। पथक जो जाएगा ना हमारा, हमने जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है वो हमारे इदारे पे जाएगा, उनको पूछेगा उनके डॉक्यूमेंटेशन जो गुंठेवारी के अंदर रेगुलराइज नहीं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कंस्ट्रक्शन को अगर रेगुलाइज करने के प्रोविजन है तो वो प्रोविजन हमको भी मिलेगा ना, लेकिन हमको जाना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा। अथॉरिटी में। वही बोल रहा हूँ, हमारे लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं है ना। मस्जिद वालों को काम ही जाना वो देखो, नहीं, मस्जिद वाले अगर कहे ना तो उनको तो लोग एनओसी मांगते वक्फ बोर्ड की। देते ना। अरे हम तो 3 दिन में दे रहे हैं एनओसी, वो हमने सीओ को पावर डेलीगेट कर दिए। कितने एनओसी आते मांगने को, आप देखो कितने रजिस्ट्रेशन है। जितनी आबादियाँ बच गई, अभी बेरीबाग में भी सर्वे करवाएगा। वो जो घर बन चुके हैं तो उन लोगों का क्या है, उनको एनओसी देने वाले क्या आप? उनके प्रपोजल पे जो है ना, इससे पहले शुरू किए थे आपने? हाँ। अपने इनिशिएटिव आपका ही ऑर्डर था वो। हमारा इनिशिएटिव है, लेकिन उसके ऊपर जो है हमारा काम चालू है कि उसको किस तरीके से हम एनओसी दे सकते हैं। एनओसी नहीं होने तो गुंठेवारी नहीं होती, गुंठेवारी नहीं हुई तो वो डिमांड नहीं करने वाले। और अभी पूरे एक्ट में इंक्रोचमेंट के बारे में, पूरे एक्ट में देखो वक्फ बोर्ड का रेगुलराइज करने की कोई प्रोविजन नहीं। तो गवर्नमेंट के पास हम वो प्रपोजल रखेंगे कि इनको क्या करना है। हाँ, उसके ऊपर उसको हमारा amend विचार करना चालू पड़ेगा है। act में। तो act हम को लोग जो amend है, करना पड़ेगा। मेरी परसों 1 साल हो चुका है, माननीय उससे पहले अब तक दिए नहीं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई मेरी, जी। जैसा हमारे ऑनरेबल बार काउंसिल मेंबर ने बोला कि हमारे वक्फ एक्ट के अंदर इंक्रोचर को रेगुलाइज करके देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो वो प्रोविज़न जो हमारे जैसे कि अभी कोई 95 से पहले के लोग होंगे या 2015 एक क्राइटेरिया तय करके अगर वो प्रोविज़न को हमको सहूलत मिलती है तो हम वो किरण रिजिजू साहब वो के मालिकी हक का मसला नहीं है साहब, वो आपकी भी मिल्कियत वक्त की रहेंगी, लेकिन वो जो मकान बन उसके ऊपर ही बात चालू है हमारी, सेंट्रल मिनिस्टर से बात चालू है हमारी, सर मैं और हमको उसमें रिलीफ मिलने वाला है। ओरली जो डिस्कशन हुआ है उसको देखते हैं। एक पेशमाम मॉडर्न कॉलोनी के लिए भी एक प्रपोजल आया हुआ है, तो कहाँ तक आया है? आज के मीटिंग में डिस्कस हुआ है, 25 जून तक हमारे सीओ साहब उसके अंदर रिपोर्ट देने वाले हैं। नहीं तो मंशा वक्त के हिसाब से आप बोले कि जो काम होगा, डेवलपमेंट होगा, हाँ। तो उसके अंदर आपका जो तो इमाम और मौज़रिन को जो है तो घर फराहम करना, गरीब मुसलमानों को घर फराहम करना, ये भी मंशा वक्त में आता है। बेवाओं को वजीफ़ा, यतीमों को वजीफ़ा, उनके एजुकेशन का मसला हल करना, ये भी मंशा वक्त में आता है। तो कैसे आप इसको हल करेंगे? देखिए, जो बेवाओं के लिए हमने और एजुकेशन के लिए तो हमने अकाउंट खोला है उसका, कैश वक्फ का, जो 70 साल से अकाउंट ही नहीं था हमारे पास। और उसके ऊपर जैसे जैसे हमारे पास अभी क्या है उसका अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं, तो वो हमारे पास थोड़ा थोड़ा अभी फंडिंग जमा हो रहा है। तो उसमें से हम आज की डेट में तो हम जो कोई मुस्लिम बच्चा PhD करना चाहता है तो मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, कल आप 10 एप्लीकेशन दो, 3 दिन में 1 लाख रुपए का चेक लेके जाओ हमारे पास। उसके लिए तो हम बार बार बोल रहे हैं मीडिया में कि कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप PhD करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो हमको पास एप्लीकेशन करो, हमारा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का रिपोर्ट आएगा 1 दिन में, तीसरे दिन हमारे CO साहब चेक दे देंगे आपको 1 लाख रुपए का। उसमें तो बिल्कुल हमारा ये नहीं। और बेवाओं का लिए जो है ना, हम थोड़ा फंडिंग के इजाफे का वेट कर रहे हैं, जैसे हमारी फाइनेंशियल ताकत बढ़ेगी उसमें से हम इंशाल्लाह काम करेंगे। सर 2025 के नए कानून के हिसाब और से एक चीज़ मैं बता था, सवाल अधूरा रह गया, जो आपने अभी बोला ना बेरी बाग का, तो जब लोकल अथॉरिटी उनके पास बुलडोज़र लेके गए तो वो हमारे पास आए, हमारे पास एप्लीकेशन दिया, भाई हमको जो है तो NOC चाहिए, हम आपका रेंट देने के लिए तैयार हैं। लोकल अथॉरिटी का जैसी बुलडोज़र वापस चला गया, उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई हम रेंट नहीं देंगे, हमको फ्री में दे दो। तो ऐसा भी तो होता है ना, फिर हम क्या करना है इसी टाइम पे, आप बताओ।
फिर हमको तो फिर एक दिन हमको खुद का बुलडोजर लेके जाना तो पड़ेगा। उसका रेंट तो लॉ के हिसाब से देना पड़ेगा कि नहीं हाँ? देना पड़ेगा 2.5% सर, वो एकदम 2.5% से प्रॉपर्टी है, नहीं इससे पहले इम्तियाज जलील साहब ने जो आवाज उठाए थे वो प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी अभी तक चौकसी नहीं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ तक, बुलडोजर गया नहीं अभी तक। देखिए तो क्या कार्रवाई? ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। हमने कार्रवाई की है, लेकिन किसी में हाई कोर्ट का, किसी में सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो जब वो स्टे होता है तो हम उसके कोर्ट के आगे नहीं जा सकते। जालना रोड के लगभग प्रॉपर्टी में स्टे है हाई कोर्ट का। हमारे वकील साहब ने बताया, कुछ लोगों को हमने अपील की है, कुछ दिनों में आपको नज़र आएगा कि भाई ये लिटिगेशन ख़त्म करो। हम उनको पर्सनली इनवाइट करके बोल रहे हैं कि आप अगर वे आते हैं तो हम आपको किरायानामा करने के लिए तैयार हैं। जैसे बेरी बाग वाले को बोले, हम उनको बोले। कुछ लोग, हमको उम्मीद है कि उसमें के कुछ लोग आने के लिए तैयार है। नेक्स्ट मीटिंग तक एक आधा तो होगा इंशाल्लाह। नहीं, जैसे आप किरायानामे की बात है कि आमदा जो है तो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, हाँ, लेकिन वहाँ पे कचरा डंप किया जा रहा है। नहीं, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, उसका कचरा मैंने न्यूज़ में देखा है। उसके ऊपर हम जांच करेंगे वो कचरा कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा है। लोकल कॉर्पोरेशन को स्टे देके जो है ना, हाँ? उसको ट्रिब्यूनल का स्टे है, कॉर्पोरेशन स्टे है ट्रिब्यूनल का उसको। सीओ साहब वो कॉर्पोरेशन को लेटर लिखा मैदान नहीं है। हमारा, हमने तो इससे पहले बोला है वो मैदान का स्टेडियम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है इसमें। वो पीछे साइड में जो छोटा सा प्लॉट है उसके अंदर बना रहे हैं सर अभी जो मैदान का जो प्रोविजन है ना, जो प्लानिंग की उसको जरूरी डिस्टर्ब स्टे लगा हुआ है, हाँ। एक पैसे का डिस्टर्ब स्टे वैकेट करने की जो सूट है नहीं कर सकते। चल के मीटिंग में छोटे मोटे जो डिसीजंस है, एनओसी देना, वो भी काफ़ी सारे, जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो अहम हमने डिसीजंस लिए हैं, जो आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक डिसीजन बोल के सामने आएंगे, जिसमें बड़ा बदलाव नज़र आएगा, ये हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। हाँ, उसमें जो आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितनी आपको जगह मिली है, और जो पंचक्की में है वहाँ क्या आपका सेटअप रहेगा? वो अभी पूरा वक्फ बोर्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या नहीं, सेक्शन? सारा हमको हज हाउस में जो जगह मिली है वो पार्शियल मिली है। गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि कभी भी अगर यहाँ से फ़्लाइट शुरू होती है तो वो मेन कंसेप्ट उनका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हाजी लोगों का। तो उसके लिए वो उन्होंने रिज़र्व रखा है। हमें 8,700 स्क्वायर फीट दिया है, जिसमें हमारा जो है लीगल सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आएगा। उससे कंसर्न जो भी सेक्शंस है, 2-3 सेक्शन अहम जिसको जगह ज़्यादा लगती थी हमारे पास, वो सेक्शंस यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। बाकी सेक्शन हमारे पंचक्की में ही रहेंगे। वो सारे कदीमा में तो नहीं जाएंगे, वक्फ बोर्ड का पूरा यहाँ था। नहीं, वक्फ बोर्ड का ऑफिस वहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ जो अहम डेस्क है, जहाँ पर उधर किल्लत हो रही थी, बैठने की भी परेशानी हो रही थी, फाइलें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से लीगली हम कोर्ट में नुकसान फेस कर रहे थे, वो नहीं होना, इसलिए हमने वो सेक्शन अहम जो है तो यहाँ लाएंगे। उससे रिलेटेड और 2-3 सेक्शन जिसमें CEO और चेयरमैन की बैठक भी यहाँ है या वो वहीं उस पर हमारा विचार चल रहा है, क्योंकि आज की डेट में तो चेयरमैन को कैबिन ही नहीं है वक्फ बोर्ड में, पंचक्की में। चेयरमैन खुद CEO की कैबिन में जाके बैठते जब जाते हैं तो असल में चेयरमैन की कैबिन तो यहाँ पर होगी, और CEO की कैबिन दोनों तरफ रहेगी, क्योंकि सेक्शन, क्योंकि वो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो उनकी कैबिन दोनों तरफ रहेंगी। लेकिन चेयरमैन और हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनकी कैबिन हम यहाँ पर बनाएंगे। अभी आपने बताया कि बदलाव आ रहे हैं आप, हाँ, आने वाले वक्त में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? सीओ साहब आए और आपकी दोनों की मिलके जो चल रही है अभी देखिए, आप सब जानते हैं काफ़ी वर्षों के बाद हमको CEO और रेगुलर ऑफिसर मिला है। नहीं तो काफ़ी सालों से यही चलते आ रहा है, तकरीबन 8-10 सालों से, कि एडिशनल चार्ज, टेम्पररी चार्ज और रिटायर्ड होने के बाद यहाँ पर आ रहे, ऐसे ही ऑफिसर थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, ये दोनों के कोशिश से हमने सुनेत्रा वहिनी, दोनों भी DCM, ये तीनों के पास हमने हमारा दुखड़ा सुनाया। और सिडको के ऑफिसर, हमारे फयाज साहब की इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी है। सिडको जैसा डिपार्टमेंट वो यहाँ पर छोड़कर वक्फ बोर्ड में आए हैं, तो उन्हें भी लगता है कि एक मुस्लिम होने के नाते कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर वक्फ बोर्ड में CEO बोलकर रेगुलर हमको मिले हैं। इंशाल्लाह उनका जो तजुर्बा है अर्बन डेवलपमेंट का, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अगर डेवलप करते हैं तो जो हमारा कंसेप्ट है
वफ़ का, वो कंसेप्ट पूरा होने में हमको मदद मिलने वाली है। और इसके ज़रिए से हम ज़रूर ही डेवलपमेंट के रिलेटेड जो हमने आज डिस्कशन किए, तो आने वाले दिनों में ज़रूर उसका आपको पिक्चर नज़र आएगा। अच्छे अधिकारियों को वक्त में नहीं रखा जाता, तो प्रयास साहब को हाँ कैसा संभालेंगे आप लोग, क्योंकि सरकार हमेशा बदल देती है, जो भी रेगुलर ऑफिसर रहता है उसको एग्जाम होनी चाहिए। नहीं साहब, अभी देखो पिछले 3-4 साल से देख रहे, सरकार हमारे साथ पूरी सपोर्टिव है। सरकार ने वफ़ के ख़िलाफ़ मुझे नहीं पता कोई अभी तक तो कदम उठाया है। जितना पैसा बताता हूँ उसका भी आंसर देता हूँ। सरकार ने, ये सरकार हमारी जो देवेंद्र जी की, एकनाथ शिंदे साहब की, सुनेत्रा वैनिक साहब, इन्होंने जितना पैसा वक्फ बोर्ड को दिया पिछले 70 साल में किसी ने भी नहीं दिया। 2 करोड़ 3 करोड़ फंड आए, उसमें प्रोविजंस ऐसे थे 3 में के 2 करोड़ तो वापस जाते थे मार्चेंट में, 1 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अभी प्रोविजंस में भी फ्रीडम है, पैसा भी मिल रहा है। अभी ये साल हमारी 15 करोड़ की प्रोविज़न है साहब, स्टार्टिंग ही 15 करोड़ से करे उन्होंने, पूरा उन्हीं इसमें उसमें तो हम 50 तक चले जाएंगे। पिछले साल तकरीबन हमने हमारे जीपीएस मैपिंग के नाम पे 22 करोड़, हमारे 15 करोड़ ये फिक्स, ऑफिसों के नाम पे 70 से 80 करोड़, 70 साल में कभी किसी ने 2 करोड़ क्रॉस नहीं करी। सरकार ने हमको 70 करोड़ दी था। तो ये सरकार वफ़ के फेवर में है, वफ़ के अगेंस्ट में नहीं है। हाँ, वफ़ के नाम पे जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उनके खिलाफ है देवेंद्र जी की सरकार, ये बात ख्याल में रखो। तो यहाँ पर वो ऑफिसर भी वो सरकार के माध्यम से आए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आपने बावनकुड़े साहब का बोला, तो बावनकुड़े साहब ने जो वर्ग 2 क्लास 2 ज़मीन जिनके पोजीशन में है उनको रिग्रांट करके वर्ग 1 करने की जो उनके अनाउंसमेंट है, इनामी ज़मीन मैं वही बोल रहा हूँ आपको। इनाम जो है तकरीबन 25 तरीके के इनाम है। अपने वेस्टर्न महाराष्ट्र में जब जाएंगे आप तो बहुत सारे इनाम हैं। अपने विदर्भ में जाएंगे तो अपना विदर्भ का कुछ पार्ट पहले एमपी में आता था, तो उधर के भी इनाम बहुत सारे। ऐसे मैं कमोवेश 25 बोल रहा हूँ, फिगर करेक्ट नहीं होंगी, लेकिन तो वो इनाम के बारे में जब उन्होंने बोलते वक्त भले कुछ भी बोला, लेकिन जब हमारा पब्लिकेशन आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बावनकुड़े साहब का, तो उसमें क्लियरली लास्ट में मेंशन है इस प्रोविज़न को वक्फ एक्ट 95, हैदराबाद इनाम एबोलिशन एक्ट, अतियात इंक्वायरी एक्ट हैदराबाद में आने वाली ज़मीनें एप्लीकेबल नहीं होगी। ख़त्म हो गया नहीं, ये क्वेश्चन में हमारी वफ़ की ज़मीन सेफ हो गई। सर अभी आपने बताया कि कल जो आपके पास में हियरिंग्स हुई, हाँ, उसमें आपने 21 हियरिंग लिए और ऑन द स्पॉट जो है तो 11 जो मैटर्स थे वो डिस्पोज किए। इससे पहले कितने आपके पास में पेंडिंग केसेस हैं और उसमें से जो आपकी हियरिंग कंप्लीट हो गई भी है लेकिन वो डिसीजन के लिए पेंडिंग है, ऐसी कई शिकायत। इसी से जुड़ा सवाल मेरा भी है कि पहले वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉय की कमी का रोना था, लेकिन अब माशाल्लाह आपको लाखों स्टाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी पेंडिंग जो पड़े हुए मामला हैं वो हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, अभी जो आपने हेयरिंग सेक्शन का बोला वो हमारे पास अभी उसके ऊपर भी स्पेशल ट्रायल हमारा बम्बई ऑफिस से चलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर तो मंथली कंपलसरी मीटिंग लेते हैं। आज के डिस्कशन में आपके अलावा भी हमारे पास पब्लिक से भी काफ़ी चीज़ आई थी, लेकिन क्या होता है वो जो टाइमिंग दिया हुआ है वो जजमेंट सही होना चाहिए, हकदार के हक में जाना चाहिए। हाई कोर्ट में भी ट्रिब्यूनल में भी टाइम लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पेंडेंसी थी पुरानी, जैसा इन्होंने बताया कि जब स्टाफ नहीं था तब की बहुत सारी, अभी हम कवर होते होते आ रहे। तो इंशाल्लाह हमारा जो ये पेंडिंग जो है 100+ फाइल है वो हम मुंबई ऑफिस से मीटिंग लेकर ऑनलाइन या फिर समझो फिजिकली बैठकर, ये रेगुलर मीटिंग का एजेंडा अलग है हमारा, ये तो रेगुलर चलता रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा वो वहाँ से हम कवर करके उसको डिस्पोज करके ख़त्म करेंगे। और एक अहम डिसीजन एक हुआ है इन्हीं से रिलेटेड, सेक्शन 70 में जो हमारे पास पेंडेंसी है, सेक्शन 70 के मतलब होता है कि कोई कंप्लेन करता है कि ये ट्रस्टियों ने फ्रॉड किया है, ये ट्रस्टियों ने जो है तो ऑडिट नहीं भरा है, इसमें पैसे का गबन हुआ है। तो सेक्शन 70 के प्रोविजंस कुछ ऐसे थे कि वक्फ बोर्ड अगर वो ट्रायल लेते बैठेगा तो उसको रोज़ बैठना पड़ेगा। ये प्रोविजंस इतने हार्ड थे, इसके लिए उसके अंदर एक ऑप्शन भी दिया हुआ था कि कोई आप इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते। तो हमने वो इंक्वायरी ऑफिसर एक अपॉइंट किया है जो अब हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर वो डेली बैठकर वो ट्रायल लेगा, हेयरिंग लेगा और वो रिपोर्ट बना के हमारे सामने रखेगा। तो 70 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो लोग फ्रॉड करने के बाद भी अपने इदारे के ऊपर बैठे हुए और उनको किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ टेक्निकल चीज़ की वजह से हम उनको डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम वो
फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट फिर हमको ऑर्डर हमारी सेटिस्फाइड करेगा। वो भी एक अहम डिसीजन, 70 के ऐसे कितने केसेस आपस पेंडिंग है? वो भी लगभग 100+ होंगे। सर ये आपने एक तरफा गवर्नमेंट की तारीफ किया कि वो फंडिंग फुटबॉल को ज़्यादा फंडिंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ आपने पवित्र स्थल मस्जिद को डिस्ट्रॉय करने की भी बात चली है। आपने कहा है कि तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, क्या बोल कुदड़वाड़ी का देखिए साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो नोटिसेस है, आप सुनिए मेरी बात, वो नोटिसेस MRTP एक्ट के तहत है। वो MRTP एक्ट के तहत लोकल अथॉरिटी को एक अधिकार दिया हुआ है कि वो कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें परमिशन नहीं ली गई है, आप एक तरफा मत देखो। कुदड़वाड़ी में जो मस्जिद है 2 शहीद हुए तो 2 मंदिर भी शहीद हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन। मैं खुद गया था, मैंने खुद कमिश्नर से बात की, मुझे ऐसे ही ब्रीफ हुआ था जिस तरीके से आपने बताया, मुझे कुछ लोगों ने बोला था। मैं खुद जाके विजय सूर्यवंशी वहाँ पे कमिश्नर है, उनसे मुलाकात की, उनसे तकरीबन आधा घंटा। तो आपकी वक्त प्रॉपर्टी है, तो उनके रेंट के लिए या उन्हें खाली करवाने के लिए आप क्या करें? अभी ये महाराष्ट्र लेवल पे जो है ना, हर शहर में ये मसला है। आप जो बोल रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, पुलिस स्टेशन है, तो उसको लेकर जो है तो हम एक सर्वे रिपोर्ट बना के CM के साथ मीटिंग करने वाले कि एक तो आप सेक्शन 91 के तहत लैंड एक्विजिशन करके हमको कंपनसेशन दे दो, प्रॉपर्टी आप ले लो उनको, क्योंकि प्रोविज़न है वैसी। दूसरा 30 इयर्स के लीज आउट पे ये प्रॉपर्टी ली जाए, तो उसके लिए स्पेशल हम जो है तो CM के साथ मीटिंग करने वाले, उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन हमारा वो जब तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आता, क्योंकि हम ऐसा ही रैंडमली मीटिंग नहीं कर सकते। सर्वे रिपोर्ट जैसे आएगा, हर शहर में कितने गवर्नमेंट ऑफिस है, वो रिपोर्ट लेकर हम CM के साथ बैठने वाले हैं। लैंड एक्विजिशन के मामले में करोड़ों रुपए वक्फ बोर्ड के अटके हुए हैं सरकार के पास। पिछले 8 साल से हम आपसे मांग रहे कि वो एक्विजिशन में कितनी जमीन गई, कहाँ की गई, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। आपको मालूम नहीं है कि कहाँ से कितनी जमीन PLA अकाउंट में पैसा है, तो वो ज़्यादा है। वो उसके लिए एक मीटिंग हुई हमारी गवर्नमेंट के साथ, में कितनी जमीन, उसका GR बनाने का उन्होंने पिछले मीटिंग में बोला था। अजीत दादा थे जब, तो वो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि जितना भी PLA अकाउंट में पैसा है जो वक्फ बोर्ड की लैंड रोड में जाती है, MIDC में जाती है, कॉम्पनसेशन मिला हुआ, तो बहुत सारी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है वो, तो वो अमाउंट हमको मिलने वाली थी। उसकी 2 बार मीटिंग होगी, तो मैं खुद था उसमें, वो मीटिंग में, फ़ोटो भी आपने देखे होंगे, हमारी न्यूज़ भी आई थी वक्फ बोर्ड की तरफ से। लेकिन अभी बदकिस्मती से अजीत दादा का देहांत हो गया। अभी नए मिनिस्टर सुनीत्रा वहीनी आए, उनके साथ फिर से इस मौजू पे हमारी मीटिंग लगने वाली है। सर ये 1600 जो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड नहीं हुई नए कानून में, अभी आप बता रहे 4 आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, क्या वजह रही ये लोग नहीं रजिस्टर कर पाए और इनको फिर आगे ट्रिब्यूनल में जाके ही जाना पड़ेगा, या फिर कैसा इन लोगों को आप लोग ये करेंगे? नहीं देखिए, उन्होंने एप्लीकेशन हमारे पास किया, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन में जो फ़ीस भरनी होती है वक्फ बोर्ड की, वो भी भरी है उन्होंने। लेकिन जो कुछ क्यूरीज होती है छोटे मोटे, जिसके वजह से वो उनके पास से कागजात नहीं मिल पाए हमको, इसलिए वो 8/4 के मीटिंग के पहले हम उसको सैंक्शन नहीं कर पाए। अब ऐसा है कि उसके बाद हम लोग अगर रजिस्टर्ड करते हैं उसको, तो पोर्टल में इशू आ रहा है, क्योंकि पोर्टल में डेडलाइन है। अगर हमको कोई कोर्ट में कोई उसको लेके पेश करता है, कोर्ट हमको कहता है कि भाई ये बैकडेटेड, पीछे कानून आने के पहले जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस है उसको मेरिट पे डिसाइड करो, तो जैसा आज हमने 4 एप्लीकेशन पे डिस्कस की, वैसे उस पर भी करेंगे। तो इसके ऊपर आप खुद कोर्ट को अप्रोच नहीं हो सकते? वो हम एक सेकेंड, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। वो आज हमारे सामने एक सैंपल आ गया है ना, तो अभी उसके ऊपर हम लीगल ओपिनियन लेंगे कि हम सो मोटो जा सकते हैं क्या। अच्छा, वक्फ बोर्ड में आपके पास बरसों से जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे बोलिए या आर्जी तौर पर जो काम कर रहे हैं, तो उनको रेगुलराइज कब किया जा रहा है? और क्योंकि अभी नया जो स्टाफ है, ऐसी शिकायतें आ रही कि वो जो वक्त के काम से आते हैं उनसे सही ढंग से उनकी बातचीत भी नहीं होती। किससे? देखो लोगों के साथ जो काम के सिलसिले आप ऐसा नाम दो। नहीं सुनो, ऐसा नाम भी मत दो। जितने लोग रहते उतने व्यक्ति मत हो रहते, ये बात आप मानते हैं। आप लोग भी बैठे, सबका मिजाज अलग अलग है। तो जो लोग की शिकायत ज़्यादा, जो ऑफिसर की हमारे पास शिकायत आती है, तुरंत हम उस पर एक्शन लेते। हमने 2 नए ऑफिसर सस्पेंड करे, आपको मालूम है। 2 अहम ऑफिसर जो अहम डेस्क पे बैठे थे, उनका तबादला करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसी तरीके से हैंडल करके हम सही कर सकते हैं। और ये रूटीन प्रोसेस है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। और रही बात डेली वेजेस के जो बच्चे हैं, डेली वेजेस के बच्चों के लिए जो है, हमने जो पहले उनको मानधन देते थे, उसमें अभी इजाफा किया है।
जब हम मेंबर बन के आए थे तो 500-400 रुपये था। आज लगभग मेरे ख्याल से कितना है प्यून को 700-800 ऐसा हमारे हिसाब। अब उनको परमानेंट करने वाली जो बात है वो बात एक्ट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, उसको एग्ज़ाम दे के ही आना पड़ेगा उनको। नहीं, एग्जाम दे के आना पड़ेगा, लेकिन आप जो है तो प्रायोरिटी रख सकते हैं ना कि हमारे पास ऑलरेडी इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, हाँ। उनको जो है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी दर्जे दी जा सकती है। कर ही दी जा सकती है। उस हिसाब से उस बेस पे आप वैसा जैसे अगर उनको मौका प्रोविज़न है तो हम बिल्कुल देंगे। अपने आपके पास जो PRO है सीनियर पत्रकार इंटरव्यू से होना चाहिए। अच्छे सैलरी में रखा एक्सपीरियंस के बिना आचार संहिता चल रही है, अभी तो अपना बोर्ड की मीटिंग ले सकते हैं। ये क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, क्वाशी जुडिशियल बॉडी है ये। पॉलिसी में डिसीजंस नहीं ले, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना, उसका वो पार्टी से संबंध नहीं है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।